ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते दोस्तों, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ तपन चौरे फाउंडेशन इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग उपनिषद सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 22वां सेशन है। हम कठोपनिषद पढ़ रहे हैं और आज कठोपनिषद का प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। हमने अभी तक कठोपनिषद में ये जाना कि जब नचिकेता पिताजी के कहने पर यम के पास जाता है और 3 दिन तक यम वहां नहीं होते, तो यम प्रत्येक दिन के लिए उसको एक वर देते हैं। पहला वर वो पिताजी की शांति और प्रसन्नता मांगता है, जो उसे मिल जाता है। दूसरा वर अग्नि विद्या को जानना चाहता है, स्वर्ग जाने का मार्ग को जानना चाहता है, वो उसे मिल जाता है। और तीसरा वर नचिकेता चाहता है कि वो जाने की मृत्यु उपरांत क्या होता है, क्या कुछ बाकी रहता है या कुछ भी बाकी नहीं रहता। इस पे यम उसे काफी प्रलोभन देते हैं, जिसको नचिकेता ठुकरा देता है और अंततः नचिकेता कहता है, मुझे केवल यही वर चाहिए। यहां तक प्रथम वल्ली समाप्त हो जाती है। नचिकेता के अधिकारत्वम पर यह समाप्त होती है। इन सारे प्रलोभनों के बाद भी, 18 प्रकार के प्रलोभन के बाद भी नचिकेता 8 तर्क देता है और कहता है, मुझे केवल ये ही जानना है, मृत्यु उपरांत क्या होता है। तो कुछ लोग, कुछ विद्वान कहते हैं कि मूल कठोपनिषद अभी ही प्रारंभ होता है, इस दूसरी वल्ली से प्रारंभ होता है, क्योंकि यहां से यम बताना शुरू करते हैं कि मृत्यु उपरांत क्या होता है। पर यम उसको बताने से पहले एक भूमिका बनाते हैं। तो उस भूमिका के साथ फिर यम इस यात्रा में हम सबको लेके चलते हैं। अभी एक व्यक्ति ने हमें कहा, चर्चा के दौरान ही, क्लास के ही स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा कि यह हम सभी का सौभाग्य है कि यमराज ने तो इतनी सारी एलिजिबिलिटी टेस्ट ली नचिकेता की, उसके बाद नचिकेता को यह सब बताया। हमारे गुरुओं का और प्राचीन ऋषियों की हम पे कृपा है कि हम बिना टेस्ट दिए वो सब जान रहे हैं, जो नचिकेता को इतने कठिन टेस्ट से गुजर के, जिसमें 99.9999 लोग फेल हो जाते होंगे, उससे गुजर के नचिकेता को जो जानने को मिला, वो हमें ऐसे ही जानने को मिलता है। दूसरी बात, ये भी हमारा सौभाग्य है कि नचिकेता को तो यम के घर जाना पड़ा था। हम लोग अपने ही घर बैठ के इस महान ज्ञान को सुन सकते हैं, जान सकते हैं। ये भी कलयुग में हमारा सौभाग्य ही है। तो चलिए अपने इन दोनों सौभाग्यों को शिरोधार्य करें, इनको फिर से स्मरण करें कि हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महान ग्रंथों को पढ़ने का हमें मौका मिल रहा है, जो भारत में भी जितने लोग निवास करते हैं, उसमें हमारे अंदाज से 1% से ज्यादा लोग स्क्रिप्चर की उतनी गहरी अध्ययन नहीं करते जितना ये बैच कर रही है। तो ये भी हम सभी का सौभाग्य है। चलिए, तो अध्याय 1 की वल्ली 2 आज से प्रारंभ होती है। चैप्टर 1 वल्ली 2, इसमें 25 मंत्र है। शुरू के 1 से 6 मंत्र बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। 2 रास्ते हैं, 2 व्यक्तित्व हैं, 2 चॉइस है, 2 विद्या है, इस तरह की अलग अलग बातें आपको सुनने को मिलेंगी। 7 से 13 जो मंत्र है वो ग्लोरिफिकेशन के मंत्र है। 7 से 13
ये शिष्य गुरु और विद्या इसको ग्लोरीफाई करेंगे। कैसा शिष्य होना चाहिए, कैसा गुरु होना चाहिए, बार बार ये बात उठाएंगे। आध्यात्म योग की बात करेंगे। कैसे शिक्षक में एक स्किल होती है जो अपनी बात को अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि आत्मविद्या जटिल विषय है, उस पर बात होगी। जो भी हम चारों तरफ ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर ही है, उस पर भी चर्चा होगी। ब्रह्म निष्ठा हम में कितनी है, हम कितने निष्ठावान हैं इसको जानने के लिए उस पर चर्चा होगी। ये विषय रहेंगे 7 से 13 मंत्र के बीच में। 14वां मंत्र आत्मा को पुनः परिभाषित करेगा। हमने केनोपनिषद में देखा, आत्मा की परिभाषा दी गई। धर्म अधर्म पे बात होगी, कृता अकर्त पे बात होगी, और भूत भविष्य पे कुछ बात होगी। और जो तीसरी जो वर मांगा है नचिकेता का, उसको और गहराई में समझना शुरू होगा, फिर से रिफ्रेश हो। मंत्र 15 से 17 ओम पर फोकस करेगा कि जीवन का लक्ष्य ही ओम है। ओम उस परमात्मा का सिंबल है। हिरण्यगर्भ पे बात होगी, विराट पुरुष पे बात होगी, ईश्वर पे बात होगी। यह बातें थोड़ी गहरी उतरेंगी मंत्र 15 से 17। मंत्र 18 से 25 आत्म स्वरूप पे चर्चा होगी। अब सेंट्रल टीचिंग यहां से शुरू हो जाए। आत्मा का स्वरूप क्या है, 7 उसके स्वरूपों पर चर्चा होगी, और विद्यार्थी उस समूह स्वरूप को समझ सके उसके लिए उसमें क्या क्वालिटीज चाहिए उस पर चर्चा होगी। ये एक बड़ा बड़ा दृश्य है। वल्ली 2 का 25 मंत्र हैं इसमें। और चलिए शुरू करते हैं। आज पहले मंत्र से प्रयास रहेगा कि पहले से 5वें मंत्र को आज कवर किया जाए। सो पहला मंत्र जानने से पहले एक छोटी सी कथा हम आपको सुनाना चाहेंगे। ये जो कहानी है, ये कहानी ली गई है मैट्रिक्स मूवी से। आप में से कितने लोगों ने मैट्रिक्स मूवी देखी है? हाथ खड़ा करें। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन मैट्रिक्स? वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। जिन्होंने नहीं देखी है, आज के सेशन के बाद मैट्रिक्स की देख लीजिएगा। इसके 3 पार्ट हैं। मैट्रिक्स रीलोडेड भी है, मैट्रिक्स मूवी है, हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है। आज के सेशन के बाद शायद आपका मन हो इस मूवी को देख लेने का, तो देखिएगा इस मूवी को। ये मैट्रिक्स मूवी जब हमने पहली बार देखी थी तब से हमें बड़ी पसंद आती है, क्योंकि ये पूरी तरह उपनिषदिक विचारों पर ये मूवी बनी हुई है। तो चलिए इस मूवी की एक कथा जो आज के सेशन को समझने के लिए बड़ी मदद करेगी। ये ब्लॉकबस्टर है हॉलीवुड की, मैट्रिक्स। सो ये कहानी है इस नियो नाम के एक लड़के की। ये जो नियो है, ये जो लड़का है, अचानक एक दिन इसे कंप्यूटर पे ऐसा मैसेज मिलता है, वेक अप नियो, उठो नियो। वो सो जाता है काम करते करते, अचानक उसको कंप्यूटर पे लिखा दिखता है, बंद कंप्यूटर पे लिखा आ रहा है, वेक अप नियो, उठो नियो। अब इसे समझ में नहीं आता कि कौन इसको उठा रहा है, और इस बात को ढूंढते ढूंढते कि कैसे कंप्यूटर अपने आप बात कर रहा है, कैसे उसको सिग्नल मिल रहे हैं, कोई कह रहा है उठो नींद से, वो ढूंढते ढूंढते एक दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचता है इसी यात्रा में कि कौन उसको बार बार अलग अलग तरफ से हिंट दे रहा है कि जागृत हो जाओ। तो वो पहुंचता है इस व्यक्ति के पास जिसका नाम है मॉर्फियस। मॉर्फिन जो नींद की का प्रतीक है, नींद से जगाने का मॉर्फियस नाम है उसका। सो ये मॉर्फियस के पास पहुंचता है, और मॉर्फियस को कहता है ये क्या है जो बार बार मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, उठो जगो। अरे मैं जगा हुआ तो हूं, मैं देख सकता हूं, ये हाइलाइटर है, ये पेन है, मैं अपने आप को छू सकता हूं, देख सकता हूं, सब कुछ तो जगा हुआ ही हूं, तुम किस जगने की बात कर रहे हो? तो मॉर्फियस उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे जैसा यही समझता था पहले, कि मैं भी जगा हुआ हूं, पर वास्तविकता तो कुछ और है नियो। हम सब सोए हुए हैं, मॉर्फियस ने कहा। तुम सब सोए हुए हो, मॉर्फियस ने कहा। पर नियो ने बोला पर मैं जगा हुआ हूं। तो मॉर्फियस ने कहा ये एक मैट्रिक्स है नियो, एक माया जाल है नियो, ये सारी दुनिया जिसकी चिप
सोचिए, तुम्हारे दिमाग में यहां फिट कर दी गई है, उस चिप के कारण तुम ये सब देखते हो। जैसे आजकल हम मॉल्स में नहीं जाते, आंखों के आगे वो आर्टिफिशियल सिमुलेशन का चश्मा लगा दिया जाता है, तो आप वो देखने लगते हो जो चश्मा आपको दिखा रहा है, और वो बिल्कुल रियलिटी जैसा लगता है आपको। तो मॉर्फिन ने बोला तुम्हें नहीं पता, पैदा होते ही हम सबके दिमाग में एक चिप लगा दी जाती है। उस चिप के कारण हम आसपास, हमें ये लगता रहता है कि हम ये सब देख रहे हैं, पर वास्तव में हम कुछ भी नहीं हो रहा है। वास्तव में हम वही पड़े हुए और धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। और तो नियो ने कहा कि ऐसा कोई क्यों करेगा, इसको करने का उपयोग क्या है? तो मॉर्फियस ने कहा ह्यूमन माइंड और ह्यूमन शरीर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है नियो। तो इंसानी शरीर की सारी एनर्जी सोखने के लिए इंसानी शरीर को बैटरी की तरह यूज किया जा रहा है। ऐसे उपकरण बन गए कि इंसानी शरीर से एनर्जी सोखी जा सके। तो हम सब बैटरी हैं और हम सब चल नहीं रहे हैं। ऐसा तुम आते जाते हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये तुम बस सोच रहे हो, और बस तुम्हारा शरीर कहीं एक जगह पड़ा हुआ है, दिमाग में एक चिप लगी हुई है, जिससे तुम्हें लग रहा है कि तुम घूम रहे हो, दुनिया देख रहे हो, रिश्ते नाते, पूरा परिवार, ये सारा मायाजाल तुम देख रहे हो, पर वास्तव में तुम सोए हुए हो। जब से पैदा हुए हो तब से ही एक चिप लगा दी गई। नियो के लिए बातें बिल्कुल नई थी। मॉर्फियस ने कहा यह माया है, नियो इल्यूजन है। हमारा ब्रेन हमें बता रहा है क्या देखना है, बस हम वो देखते जा रहे हैं, और ब्रेन को वो चिप बता रही है कि क्या दिखाना है, और वही सब हम देखते जा रहे हैं जो हमारा ब्रेन हमें बता रहा है। और ये चिप एक प्रोग्राम के तहत चल रही है, और इसी प्रोग्राम का नाम है ये वर्ल्ड। ये पूरा प्रोग्राम, इट्स अ प्रोग्राम नियो, ये एक प्रोग्राम है। हम सब उस प्रोग्राम के तहत अपना जीवन जी रहे हैं। एक दिन खट से प्रोग्राम कभी भी खत्म हो सकता है, सपने की तरह। ये मानो कि हम सपना देख रहे हैं, नियो एक मैट्रिक्स है, माया है। उसने बोला मैं भी विश्वास नहीं करता था। आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चित्र देखते जा रहे होंगे, मैं भी ये विश्वास नहीं करता था, जब एक दिन बाय चांस ऐसा हुआ, मैंने स्वयं देखा इसको। जब मैं देखा तो मैं चौंक गया। फील्ड से खेत लगे हुए इंसानों के, इंसानों को ट्यूब से में डाल रखा है, और इंसान ट्यूब में पड़े हुए हैं, और उनसे एनर्जी सोखी जा रही है। अरबों खेत हैं इंसानों की खेती के, पैदा होते ही इंसान को उसमें डाल दिया जा रहा है, और इंसान के पीछे, सर के पीछे ग्वार लगा रखा है, जिससे पूरा प्रोग्राम होता है। इस जगह, यहां कल, इस जगह बिल्कुल पीछे। न्यू को समझ में नहीं आ रहा था। मॉर्फियस ने कहा मुझे भी समझ में नहीं आया, और फिर जब मैंने अपने आप को अनप्लग किया तो मैंने पाया कि हमें बैटरी की तरह यूज किया जा रहा है। बैटरी इंसानी पावर को लेने के लिए, कि ये कर कौन रहा है? तो मॉर्फियस ने कहा ये मशीनें कर रही हैं नियो। एआई की जनरेशन में ये इंटरेस्टिंग मूवी हो सकती है। मशीनों ने सारे धरती पे कब्जा कर लिया नियो, और मशीनों ने हमारे दिमाग में चिप लगा दी है, और उन हमसे ऊर्जा खींच के मशीन अपना काम कर रही। और उस मशीन का नाम है एजेंट स्मिथ। ऐसी अरबों मशीन है एजेंट स्मिथ नाम की, जो सब कुछ कंट्रोल कर रही। और जैसे ही कोई व्यक्ति ये सत्य को जान लेता है, या जानने का प्रयास करता है, जैसा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, उसकी पेट में, जहां से मां से बच्चा जुड़ा होता है, एम्बिलिकल कॉर्ड, वहां सामाजिक कीड़ा जा डाल दिया जाता है, माया का कीड़ा डाल दिया जाता है। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, माया का कीड़ा।
वास्तव में जो दुनिया आप देखते हैं वैसी दुनिया नहीं है। दुनिया इतनी सुंदर दिखती है, ये दुनिया पूरी खंडर बन चुकी है। इंसानों ने पहले इसे तबाह कर दिया है, मशीनों ने टेक ओवर कर लिया और इंसान को चिप डाल के रख दिया है। तो अब क्या करें? तो मॉर्फियस ने कहा तुम्हारे पास दो चॉइस है मियां, या तो इस सत्य को जानो और जागृत हो जाओ और सत्य के लिए लड़ो और सबको उठाओ कि जीवन ऐसे ही नहीं बर्बाद कर दें, एक दिन सपने की तरह सब खत्म हो जाएगा। कितना ही इकट्ठा किया, कितना ही खाया पिया घूमा, खट से एक सपने की तरह खत्म हो जाएगा। या फिर तुम भी उस सपने में वापस सो जाओ, आंख बंद करके लेट जाओ, जानते बूझते लेट जाओ और एक दिन ऊपर चले जाओ, हमेशा के लिए जिंदगी का समाप्त हो जाए। या तो तुम ब्लिसफुली इग्नोरेंट रहो, आनंदमय कोश में पड़े रहो कि ठीक है मुझे सब पता है पर चलता है, अब क्या करें, यही अच्छा है, सब दिख रहा है, ये सच सच तो लगता ही है। तो ये तुम्हें करना है तो ब्लू पिल ले लो। ब्लू पिल, दो दवाइयां वो देता है, ब्लू या रेड। ब्लू पिल का मतलब फिर से सो जाओ, सत्य को जान के भी सो जाओ, उपनिषद पढ़ के सो जाओ और उसी तरह का जीवन जियो जैसे जीते आए हो। या फिर तुम रेड पिल लो। रेड पिल कठिन है पर यह सत्य की पिल है और सत्य के लिए आगे बढ़ो। तो चॉइस है तुम्हारी। और जैसे ही कोई रेड पिल लेगा उसके अंदर से वो सामाजिक कीड़ा निकालना पड़ेगा और उसके लिए ट्रिनिटी या फेथ जिसे कहें, एक और किरदार है, वो सामाजिक कीड़ा निकाल देती है। देखिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन। तो जब वो सामाजिक कीड़ा निकल जाएगा पेट से, उसके बाद आप जागृत हो जाएंगे। वो जो संसार का कीड़ा है वो निकल जाएगा तो मैट्रिक्स खत्म हो जाएगी और उसके बाद आप योद्धा बनेंगे और उन सारे एजेंट से लड़ेंगे और सत्य को स्थापित करेंगे। इन्हीं योद्धाओं को समाज ने अवतार कहा, जो असत्य के एजेंट से लड़े, जो पूरी कोशिश करते हैं कि सांसारिक कीड़ा ना निकले, सब में सांसारिक कीड़ा डाल देते हैं। बड़ी सुंदर मूवी है। तो यह है उस मूवी का संक्षेप में जानकारी। अब हम उपनिषद शुरू करते हैं वापस। ठीक, अब शायद ये और रुचिकर लगे और आप खुद को जोड़ सके इससे। प्रथम वल्ली, प्रथम अध्याय दूसरी वल्ली पहला मंत्र। यम कहते हैं, हे नचिकेता, श्रेय भिन्न है और प्रेय भिन्न है। ये दोनों मनुष्य को भिन्न भिन्न अर्थों में बांधते हैं। इन दोनों में से जो व्यक्ति श्रेय को ग्रहण करता है और उस व्यक्ति का कल्याण होता है, और जो प्रेय को वर्ण करता है वह जीवन के लक्ष्य या पुरुषार्थों से पतित हो जाता है। अब नचिकेता दो पिल दे रहे हैं, यह यमराज दो पिल दे रहे हैं नचिकेता को। एक पिल का नाम है, जो ब्लू पिल है उसका नाम है प्रेय, और जो रेड पिल है, कठिन वाली दवाई है, उसका नाम है श्रेय। तो नचिकेता को यम कह रहे हैं, देखो यार नचिकेता, अगर तुम्हें सारी बात समझना है तो ये समझो दो दवाइयां हैं। एक है प्रेय, प्रेय का मतलब है ब्लू पिल, आराम से ब्लिसफुली इग्नोर रहिए, सत्य को जानते हुए भी उसकी तरफ देखिए मत। सबको मृत्यु को प्राप्त होना है तो भी क्यों सोचना है, एक दिन ये सपना खत्म होना है तो भी क्यों सोचना है। वो पिल ले लो, तुम ब्लू और इग्नोर रहो, प्रेय की पिल ले लो। या फिर तुम श्रेष्ठ पिल लो, श्रेय की पिल लो। श्रेय है सत्य, सत्य। तो उन्होंने कहा श्रेय अलग है और प्रेय अलग है, पहली बात। दूसरी बात, ये दोनों ही मनुष्य को बांधती है अलग अलग रूप से। ऐसा नहीं है कि केवल प्रेय ही बांधती है, श्रेय भी बांधती है। और तीसरी बात, इन दोनों में से जो व्यक्ति श्रेय को ग्रहण करता है उसका तो कल्याण होता है। जो रेड पिल लेता है, जो सत्य की ओर जाता है, उसका कल्याण होता है। और जो प्रेय को वर्ण करता है, जो ब्लू पिल ले लेता है, इग्नोर रहता है, जानबूझ के सत्य की तरफ आंख बंद कर लेता है, उसका पतन शुरू हो जाता है। तो चले समझें ये क्या है श्रेय और क्या है प्रेय। श्रेय और प्रेय दोनों इंसानी मस्तिष्क की क्षमताएं हैं।
प्रेय लोअर क्षमता है, श्रेय हायर क्षमता है। प्रेय मीन्स लोअर बीइंग, जब आप लोअर महसूस करते हैं, जब आप लोअर बिहेव करते हैं। और श्रेय मीन्स आपका सर्वश्रेष्ठ। कहते हैं ना, बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। श्रेय का मतलब है यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, कंप्लीटली गोल डायरेक्टेड, लक्ष्यान्मुखी, मोक्ष के लक्ष्य की ओर बढ़ता हूं। तो 4 लक्ष्य हैं इंसान के जीवन के, 4 पुरुषार्थ हम पढ़ चुके हैं: अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। ये चारों ही बांधते हैं। शुरू के 3 तो बांधते ही हैं, शुरू के 3 हमें बांधते हैं। मोक्ष हमें मुक्ति देता है। सो अर्थ भी बांधता है, पैसे कमाना, सामाजिक संस्थाएं इकट्ठी करना, संसाधन इकट्ठी करना, ये भी बांधता है। काम भी बांधता है, कामनाएं हमारी पूरी हो तो खुशी, ना हो तो दुख, ये भी बांधता है। अर्थ ऐसे बांधता है, जितना इकट्ठा किया अगर कोई छीन ले तो मुश्किल हो जाए, वो बांधता है। बांधता कर्म भी है, काम भी है, और धर्म भी बांधता है। ये तीनों ही बांधते हैं। कैसे बांधते हैं पढ़ेंगे। तो स्टेज 1 होता है अर्थ। अर्थ क्या करता है? कई बार हम कामवश, इतनी हमें डिजायर होती है कमाने की, संसाधन इकट्ठा करने की, कि कई बार गलत और सही के लाइंस हम लांग जाते हैं, निषिद्ध कर्म कर बैठते हैं। पाप कर्म भी करने से नहीं चूकते, पैसा और संसाधन कमाने के लिए। क्या आपने आधुनिक समाज में, न्यूज़पेपर में, मीडिया में ऐसी खबरें पढ़ी हैं जहां व्यक्ति पतित हो जाता है केवल संसाधन इकट्ठा करने के लिए? क्योंकि उसको ज्यादा पैसे चाहिए, उसको ज्यादा बड़ा घर चाहिए, ज्यादा संसाधन चाहिए, तो वो सही गलत की नियम कायदे भी लांग जाता है। क्या आपने ऐसी खबरें पढ़ी हैं? क्या आपने ऐसा देखा है कलयुग में? यही अर्थ कि इसको बहुशाखा बुद्धि भगवत गीता कहती है। बहुशाखा, डिफ्यूज्ड माइंड रहता है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, फोकस्ड माइंड नहीं है, बहुशाखा बुद्धि। तो अर्थ क्या है? कामवश, अपनी डिजायर्स के कारण हम गलत काम कर डालते हैं ताकि हम संसाधन इकट्ठा कर सके, तो इसलिए बांधता है। अब कर्म का चक्र तो हम पे चलेगा, गलत किया है तो भुगतना तो निश्चित ही है। फिर आती है स्टेज 2, काम, कामनाएं। ऐसा भी आपने पेपर में पढ़ा होगा, खबरों में पढ़ा होगा। इंसान अपनी कामनाओं के कारण, संसाधन की बात नहीं है, कामनाएं, या तो काम वासना हो, या फिर कोई और चीज की वासना हो, अच्छा दिखने की वासना हो, अच्छा खाने की वासना हो, मेरा बहुत नाम हो, इसकी वासना हो। लोग क्या क्या नहीं करते केवल एक YouTube वीडियो पे ज्यादा हिट लाने के लिए। कई लोग तो इतने डेंजरस जगह से खुद को शूट करते हैं कि कई लोगों की मृत्यु तक हो गई। पढ़ा होगा आपने ऐसा, कि ताकि उनको ज्यादा लाइक्स मिले। तो काम भी निषिद्ध कर्म करवा देता है, पाप कर्म करवा देता है। यहां भी बहुशाखा बुद्धि होती है, इसीलिए कर्म बंधन में यह भी बांधता है। आप जो करेंगे वो फिर आप भुगतेंगे भी, तो बंधन बंधेगा ही। धर्म भी कर्म बंधन में बांधता है। स्टेज 3, सात्विक जीवन जब आप जीते हैं। अब आपका मन करता है, कितने लोगों का मन करता है जो सात्विक जीवन जी रहे हैं, कि भाई स्पाउस भी सात्विक जिए, परिवार भी सात्विक हो जाए, पड़ोस भी सात्विक हो, समाज भी सात्विक हो, देश भी सात्विक हो। और जब वो सात्विक नहीं हो पाते तो मन दुखता है। भाई हम, बच्चा तो भगवान को मानता ही नहीं है, सर क्या करें? बच्चे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सर क्या करें? वो तो कोसों दूर है भारतीय दर्शन से, सर क्या करें? धर्म भी बांधता है, दुख होता है। नैतिकता बांधती है, मैं ईमानदार हूं और बाकी सब करप्ट हैं, कई बार ऐसा लगता है। इसीलिए भी आप बन जाते हो, आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो। राजधर्म बांधता है, जब आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं, आप लीडर हैं, आप मैनेजर हैं, आप बॉस हैं, अब आपका मन करता है सही दिशा में तो मैं काम कर रहा हूं, रिजल्ट आना चाहिए, मैं इतने लोगों की सेवा कर सकूं, और सेवा न कर पाऊं तो दुख होता है। जगत हिताय, जगत हित ना कर पा रहा हूं तो भी दुख हो रहा है।
शुभ कर्मों के सुख भोगने की चाह, कि मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो मुझे मेरा जीवन अच्छा होना चाहिए, ये भी चाह है। कई बार प्रशंसा पाने की चाह, मैंने इतना दान किया है, मेरा नाम कहीं खुदना चाहिए, मेरा नाम कहीं होना चाहिए, मेरा नाम मंच से बुलाया जाना चाहिए, ये सब धर्म भी बांधता है। तो ये सब बांधते हैं। यमराज कह रहे हैं श्रेय और प्रेय अलग अलग है, भिन्न है, पर दोनों ही बांधते हैं। ऐसा नहीं है कि श्रेय न बांधता हो। तो श्रेय और प्रेय में क्या अंतर हुआ? नहीं क्या? और मोक्ष क्या है? मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ है, यह अमृत जीवन है, आत्म साक्षात्कार, मोक्ष धर्म है, यह मुक्ति का मार्ग है। इसी को गीता कहती है 2.1 फॉर भगवत गीता, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, फोकस्ड, लक्ष्योन्मुखी बुद्धि। ये स्टेज 4 है आप हमारे इवोल्यूशन का। अगर हम इवॉल्व होते जा रहे हैं तो हमें धीरे धीरे स्टेज 4 में आना है। लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ न सूझ पड़े, धर्म से भी परे ऊपर, और यहीं से कर्म बंधन से मुक्ति हो जाती। तो श्रेय और प्रेयस में कहां आ गए? ये तीनों प्रेय से प्रस्फुटित होते हैं। अर्थ, काम और धर्म प्रेय बुद्धि का है असर। अब आप कहेंगे धर्म प्रेय बुद्धि से कैसे? प्रेय बुद्धि जब और अच्छी होती है, रिफाइन होती है, उसमें सत्य बढ़ता जाता है तो धर्म की तरफ जाती है। प्रेय बुद्धि में जब रज बढ़ता है, रज और तम बढ़ता है, तो अर्थ और काम की तरफ जाती है। पर जब सत्य बढ़ता है तो प्रेय बुद्धि भी धर्म की ओर जाने लगती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो अपने संसाधनों का, अपनी कामनाओं का प्रयोग जनहित में करता है। व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो अपने संसाधनों का प्रयोग जनहित में करे, धार्मिक व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी कामनाएं ऐसी रखे कि जनता का हित हो, वो धार्मिक व्यक्ति है। कि भाई मैं क्यों ना एक धर्मशाला बनवा दूं, लोगों का हित हो जाए। मैं क्यों ना, जो स्किल मेरे पास है, कितने सारे लोग यूनाइटेड कॉन्शियसनेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब वो प्रेय के धार्मिक स्थिति पे आ गए हैं। ठीक। तो ये प्रेय तीनों को प्रभावित करता है। अर्थ, काम, धर्म, ये तीनों प्रेय से प्रभावित होते हैं। श्रेय क्या है? श्रेय में ये दोनों चीजें आएंगी, धर्म और मोक्ष। आप कहेंगे सर धर्म दोनों में कैसे? धर्म की गुणवत्ता सुधरती जाती है। पहले धर्म मेरे अपने नाम के लिए, मेरे परिवार के नाम के लिए, आहा, फिर धर्म केवल धर्म के लिए। ना नाम चाहिए, ना कोई रिजल्ट चाहिए, निस्वार्थ जितना होता जाता है धर्म, वो श्रेय होता जाता है। सो धर्म वो लेवल, एरिया है जहां प्रेय और श्रेय दोनों जलधाराएं मिलती है। प्रेय का चरम है धर्म, श्रेय की शुरुआत है धर्म। आप धार्मिक हो जाते हैं, उसके बाद श्रेय मतलब आप अपने हायर सेल्फ की तरफ बढ़ने लगते हैं, फिर आप मोक्ष की यात्रा पे जाते हैं। तो ये समझिए मोक्ष की यात्रा का अंतिम गेस्ट हाउस धर्म है। इस गेस्ट हाउस के बाद यात्रा आगे चालू होगी। ये बिल्कुल ऊंचाई पे एक गेस्ट हाउस बना हुआ है, यहां आइए, विश्राम कीजिए और आगे बढ़िए। तो मोक्ष की यात्रा का, सॉरी हमने गलत कहा, प्रथम गेस्ट हाउस यह है, और सांसारिक यात्रा का अंतिम गेस्ट हाउस है धर्म। धर्म सांसारिक यात्रा का अंतिम गेस्ट हाउस है और मोक्ष की यात्रा का प्रथम गेस्ट हाउस है। इसीलिए मोक्ष धर्म ओवरलैप करता है। ठीक। इसी को अभ्युत्थान कहते हैं। किसको अभ्युत्थान कहते हैं? अर्थ, काम और धर्म को जोड़ दे, अर्थ प्लस काम प्लस धर्म, कहेंगे अभ्युत्थान, जगत हिताय। अभ्युत्थान का अर्थ क्या होता है? पूरे समाज का हित हो, सारे जनता का हित हो, सभी बीइंग्स का हित हो, जगत हिताय। ये इसका मतलब आप प्रेम, आप प्रेयर के चरम पे हैं। यू आर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेयर।
प्रेय मीन्स लोअर सेल्फ। प्रेय का शाब्दिक अर्थ है प्रिय, जो अच्छा लगता है। ठीक। सो प्रिय जो है वो ये है अभ्युत्थानम। और श्रेय में क्या है? निश्रेयस। निश्रेय मतलब आत्मनो मोक्षार्थम। तो श्रेय किस चीज के लिए हमें आगे ले जाता है? मोक्ष की। प्रेय किस चीज के लिए ले जाता है? समाज उत्थान के लिए। तो जब आप में प्रेय चरम पे होगा, आप समाज उत्थान के कार्य करेंगे। जब आप में प्रेय बिल्कुल कम होगा, आप केवल अपना घर भरेंगे, अपना परिवार देखेंगे। धीरे धीरे प्रेय आपका चरम पे पहुंचेगा, आप अभ्युत्थान करेंगे, अपने साथ सैकड़ों को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे, जगत हिताय करेंगे। और उसके बाद आप मोक्ष की तरफ जब जाएंगे, तो धर्म के परे आप मोक्ष, चौथे पुरुषार्थ की तरफ जाएंगे। निश्रेय मतलब मोक्ष, मोक्ष की तरफ आप बढ़ जाएंगे। सो इस तरह से नचिकेता को यम कहते हैं। श्रेय और प्रेय भिन्न है और बांधते दोनों ही हैं। चलिए और इसको गहराई से समझते हैं, इसको और गहराई से समझते हैं, प्रेय और श्रेय के अंतर समझते हैं। ठीक, आपको और ये क्लियर होगा कि ये कैसे बांधते हैं और ये कैसे भिन्न है। प्रेय का शाब्दिक अर्थ है प्रिय, प्लेजेंट। जब भी आप वो कर रहे होते हैं जिसमें आपको मजा आ, यू लव इट, तो जान लीजिए आप प्रे कर रहे हैं। जैसे गुलाब जामुन खा रहे हैं, जैसे नेटफ्लिक्स पे कोई सीरियल देख रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। यू आर डूइंग व्हाट यू आर लविंग टू डू, ये है प्रेयर, प्रिय लगता है। श्रेय मतलब राइट, जो सही है, गुड है, कल्याणकारी। प्रेय मतलब जो प्रिय है। दिन में सोना कितना प्रिय है खाना खाने के बाद, पर यह श्रेय नहीं है। दिन में लंबा नहीं सोना चाहिए, केवल एक नैप लीजिए। ठीक, तो कितनी सारी चीजें हैं जो प्रिय तो है पर शुभ नहीं है। अब आप इस चश्मे से पहन के देखें, जो भी कर रहे हैं, जिस भी समय आप कर रहे हैं, आप देखिए श्रेय है कि प्रेय है। अब आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं आराम से लेट के, पैर पे पैर ऊपर रख के, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है ऐसे क्लास अटेंड करना, तो ये प्रेय है। आप बिल्कुल अलर्ट, कागज पेन लेके, नोटबुक लेके, वट स्पाइन को सीधी रख के क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आप श्रेय कर रहे हैं। ठीक है, कल्याणकारी या शुभ श्रेय है, प्रिय प्रिय है। प्रिय कामनाओं से प्रेरित होता है, स्वच्छंद होता है, जो मेरा मन करे वो मैं करूं। श्रेय आत्म अनुशासन मांगता है, ऐसे थोड़ी होता है जो मर्जी हो कर लो। श्रेय आत्म अनुशासन मांगता है। मन तो बहुत सारी चीजों का करता है, पर ऐसे तो वजन बढ़ने लगेगा आपका। कई पुलिस वाले हमें बताते हैं कि सर जब बहुत प्रेय हो जाता है, कई बार खाने में आ गया कुछ, कई बार क्या होता है, कई बार समय भी खाने का ऊपर नीचे हो जाता है, तो वजन बढ़ने लगता है। और फिर जिस दिन यूनिफॉर्म पहननी होती है, तो फिर वो बेल्ट कसता है। अब यूनिफॉर्म में तो शेप खराब लगेगा, अगर आप शेप में नहीं है तो, क्योंकि बेल्ट कस जाएगा, तो बड़ा बुरा लगता है। और फिर तुरंत आत्म अनुशासन करते हैं। जैसे यूनिफॉर्म चढ़ाई तो समझ में आ जाता है यार वजन बढ़ गया है यार। ऐसे ही फौज के साथ होता है। पर चूंकि हम लोग, जो लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता है। पर यूनिफॉर्म की एक फायदा यह है, वो तुरंत नाप के बता देगी कि हाँ भाई अब बेल्ट कसने लगा है। ठीक, आत्म अनुशासन उसी बेल्ट का नाम है। बेल्ट ही आत्म अनुशासन याद दिलाता है। प्रेय वासना से प्रेरित होता है। हमारी जो छुपी हुई वासना है, किसी भी चीज की, खाने की, काम की, प्रसिद्धि की, पैसे की, कपड़ों की, सम्मान की, उस वो प्रिय लगता है। श्रेय साधना से प्रेरित होता है। वासना कुछ भी हो, साधना जब इंसान करता है तो वासना से ऊपर उठने लगता है। हाँ ठीक है, मुझे मीठा बहुत पसंद है, पर मेरी साधना चल रही है, सप्ताह में बस एक बार लेता हूं। धीरे धीरे अपने आप को नियंत्रित कर। प्रेम में अधैर्य होता है, धैर्य नहीं होता। तुरंत चाहिए ना आपको, बच्चा हो जाता है इंसान प्रेम में। जैसे बच्चे को तुरंत चाहिए, बस मन में आया तुरंत किया। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, जैसे कोई चीज मन में आती है वो रुक नहीं पाते, उन्हें तुरंत चाहिए, तुरंत ही चाहिए। पान खाने जा सकते हैं,
50, कई बार हम जानते हैं ऐसे लोगों को, पान खाने 30-30 किलोमीटर गाड़ी चला के चले जाते हैं, ठीक है। अधैर्य और श्रेय धैर्य प्रेरित करता है। आप बातचीत में धैर्य रखते हैं। कितने लोगों में अधैर्य है, हाथ खड़ा करें। वो प्रेय का कंपोनेंट है हमारे अंदर, ठीक। प्रेय लौकिक सुख की तरफ हमें प्रेरित करता है, जगत से सुख ले। श्रेय से दोनों सुख मिलते हैं, लौकिक भी और पारलौकिक भी, अलौकिक भी। ऐसा नहीं है कि श्रेय वाले लोग यहां दुखी रहते हैं, ऐसा नहीं। प्रेय अनित्य आनंद देता है, थोड़े समय में आनंद होता है और फिर दुख हो जाता है। पहले प्रकाश फिर अंधेरा। करिए खूब मक्कारी अपनी पढ़ाई के समय, पहले तो बड़ा सुख मिलेगा। पढ़े रहिए आराम से, मत उठिए, लेट उठिए, मत पढ़ाई कीजिए, सिलेबस कंप्लीट मत कीजिए, बड़ा सुख मिलेगा। यह नित्य आनंद है। पहले का प्रकाश है, इसके बाद अंधेरा ही अंधेरा है। प्रिय ऐसा जीवन चलाता है। श्रेय नित्य आनंद की तरफ जाता है कि अभी भले मैं कष्ट उठा लूं, पहले अंधेरा पर अंत में प्रकाश होना चाहिए। खूब मेहनत करते हैं ये लोग। दूसरे कहते हैं क्यों थक रहे हो, पर उन्हें पता है, उन्हें अगर आगे प्रकाश चाहिए, आज उन्हें बीज बोने पड़े। उन्हें अगर आगे आराम चाहिए तो आज मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं। प्रेय इसीलिए आत्मरिपु बन जाता है, अपना अपना ही शत्रु बन जाता है। कई बार सो रहे हैं, अनुशासन नहीं है। पर श्रेय आत्म मित्र होता है, वो अपने आप को मदद करता है विपरीत परिस्थिति। प्रेय विकल्प सोचता है, ये ना करूं वो कर लो, अरे कल से चले जाएंगे यार, अरे कौन देख रहा है, अरे ठीक है यार, चलता है। चलता है प्रेय का बड़ा प्रसिद्ध सेंटेंस है। श्रेय संकल्प की बात करता है, चलता नहीं है। अगर आपने खुद को प्रॉमिस किया है तो बात खत्म। विराट कोहली हमेशा कहते हैं कि वो बहुत प्रभावित हैं रोनाल्डो से, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमेशा कहते हैं, मैं कांच के सामने खुद को देख के कहता हूं कि यू आर अ एलीट पर्सन, तुम लेजेंड हो, इसलिए तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ से नीचे कुछ भी परमिटेड नहीं है। जहां भी जो भी कर रहे हो, इट हैज टू बी योर एवर बेस्ट। यू कैन नॉट अफोर्ड इवन अ इंच लेसर देन योर बेस्ट। संकल्प। सचिन तेंदुलकर कहते हैं, मैंने कभी नेट प्रैक्टिस में भी एक भी लूज शॉट नहीं खेला। सोचिए, घंटों नेट प्रैक्टिस सचिन तेंदुलकर ने की। और उनके आसपास के साथी भी बताते हैं, वो नेट प्रैक्टिस उसी सिंसेरिटी से करते थे जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा। ऐसे ही खिन्न होते थे अपने खराब शॉट पे। नेट प्रैक्टिस तक को लाइटली न लेना, इस कदर संकल्प श्रेय वालों का। प्रेय वाले संशय में रहते हैं, करें ना करें। श्रेय असंशय रहता है, कोई संशय नहीं है, किसी प्रकार का संशय नहीं। श्रेय वालों को किसी प्रकार का संशय नहीं होता, असंशय। कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होती। हम पढ़ते थे कि अनिल कुंबले को, ये मई 2002 की बात है, भारत वेस्ट इंडीज का मैच था, थर्ड मैच था, सीरीज 1-1 पे ड्रॉ चल रही थी अभी। जब बैटिंग करने गए अनिल कुंबले, तो उनको डिलॉन नाम के एक बॉलर थे, उनकी बॉल जॉ पे लगी। इतनी तेज बॉल लगी कि सुन्न पड़ गया अनिल कुंबले उससे। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया क्या हुआ, पत्थर जैसी वो बॉल मुंह पे पड़ी। वो खेलते रहे, बाद में उन्हें पता पड़ा उनका जॉ ही टूट गया। डॉक्टर ने कहा आप तुरंत भारत जाइए और ऑपरेट कराइए, क्योंकि जहां वो थे वहां ऑपरेशन की गुंजाइश ही नहीं थी। ऐसी जगह मैच हो रहा था। अब यहां उनके पास संशय या असंशय दोनों चॉइस थे, रुके और खेले देश के लिए या लौट जाएं।
क्योंकि वहां एंटीगुआ जहां मैच चल रहा था, वो हॉस्पिटल में ओरल एक्सरे मशीनें भी नहीं थी, कैसे सर्जरी करते? तो 2 दिन में इंडिया आना था ताकि सर्जरी कराई जा सके। बट देन अनिल कुंबले ने श्रेय चुना, प्रेय नहीं चुना। उन्होंने जॉ पे एक तार बांधा गया उनकी जॉ पे, और उन्होंने कहा कि मैं खेलूंगा, मैं देश को ऐसी स्थितियों में छोड़ के नहीं जा सकता। पूरा, अगर आपको मैच याद हो, पूरा ऐसा पट्टा बंधा उनके सर पे, ऐसा व्हाइट कलर का, और व्हाइट कलर का पट्टा टूटे हुए जॉ के साथ उन्होंने लगातार 14 ओवर फेंके और जमे हुए ब्रायन लारा को आउट कर दिया। अनिल कुंबले कई बार मजाक में कहते हैं, मुझे लगता है कि ब्रायन लारा इसीलिए आउट हो गए कि वो मेरे ये पट्टे को देख रहे थे जो गाल पे लगा हुआ था पूरा। उनका ध्यान, उनका बार बार मेरे पट्टे पे जा रहा था, क्योंकि इट वॉज अ रेयर सीन, इतना घायल होने के बाद भी किसी व्यक्ति ने श्रेय चुना हो। परेशानियां इंसान को बदलती नहीं है, बल्कि उसका असली रंग सामने लाती है। जब इंसान परेशानियों में होता है तो पता पड़ता है कि वो प्रेय का साधक है या वो श्रेय का साधक है, वो किस चीज की साधना करता है। तो संशय नहीं होता इसमें। देन छदम विवेक होता है प्रेय में। आपको लगता है आप बहुत समझदारी का काम कर रहे हो सब, ठीक, आपको लगता है आपको कोई नहीं देख रहा, कुछ नहीं छुपता, आज नहीं तो कल सब छुप निकलता है। श्रेय विवेक ओरिएंटेड होता है, प्रेय इंद्रियों का दास हो जाता है, सो जाऊं, खा लूं, कल से करेंगे। श्रेय जितेंद्रिय होता है, जितेंद्रिय होता है। सचिन तेंदुलकर कहते हैं, मैचेस ग्राउंड पे नहीं जीते जाते हैं, मैचेस सुबह 4 बजे नेट प्रैक्टिस में जीते जाते हैं। जब आप सुबह 4 बजे नेट पे जाके प्रैक्टिस करते हो ना, वो समय होता है आप मैच जीतते हो। जितेंद्रिय, और आसान नहीं होता, लगातार दशकों सुबह 4 बजे उठ के ग्राउंड पे पहुंच जाना, ठंड गर्मी बरसात, ये लोग यूं ही नहीं बने। जो लोग ये लोग हैं, इनमें कुछ ऐसा है, वो क्या है, जितेंद्रिय होना होता है। प्रेय आपको अनाधिकारी बनाता है, बहुत मीडियोकर रहते हैं। श्रेय आपको अधिकारी बनाता है। क्षमा करें, स्क्रीन पे अनाधिकारी लिखा है, उसको अधिकारी पढ़े, टाइपो मिस्टेक है। प्रेय अविद्या जनित होता है, श्रेय विद्या जनित होता है। क्षमा करें, यहां भी अविद्या लिखा है, टाइपो मिस्टेक है, हम गलती माफ के लिए क्षमा चाहेंगे। तो श्रेय विद्या जनित होता है और प्रेय अविद्या जनित होता है। प्रेय वालों को लगता है बस यही लोग हैं, ऐश करो। हमने कहा ना, प्रेय भी लेवल पे चलता है। जो बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल ऑफ प्रेय है, उसको लगता है बस यही लोग हैं, यही रिश्ते नाते हैं, यही सब सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। श्रेय बिगर पिक्चर देखता है, परलोक तक देखता है। प्रेय भौतिकता बढ़ाता है, श्रेय आध्यात्म बढ़ाता है। प्रेय क्षणिक सुखकारी होता है, श्रेय कल्याणकारी होता है। प्रेय को शारीरिक सुख बड़ा पसंद है, खाना मुझे पसंद है, हर तरह का सुख जो शरीर से जुड़ा होता है। श्रेय आध्यात्मिक सुख की तरफ ले जाता है। प्रेय कष्टों में विचलित हो जाता है, क्योंकि इच्छा शक्ति संकल्प नहीं होता, विकल्प में डोला डोलता है वो। तो जरा से कष्ट आए तो विचलित हो जाता है, गलत काम करने पे आतुर हो जाए। पर श्रेय राजा हरिश्चंद्र की तरह होता है, भले पूरा परिवार बिक जाए पर सत्य से समझौता नहीं करे। प्रेय कई बार जब विचलित होता है तो तम और रज बहुत होता है प्रेम में, हम बता चुके हैं। श्रेय में सत्व होता है, पर बांधते ये तीनों है, सतरज और सतरज और तम। सत और रज कैसे बांध लेते हैं प्रेम में? गलत काम कर लेता है इंसान, फिर डरता रहता है, घबराता रहता है, क्योंकि उसमें संकल्प तो होता नहीं है, समय पे तैयारी नहीं करता, ऑडिट आता है, घबरा जाता है, उसकी प्लानिंग कमजोर होती है, हमेशा फायर फाइटिंग मोड में रहता है।
काम इतने रहते हैं, काम उससे संभलते नहीं है क्योंकि डेलीगेट नहीं करता। ये सब प्रेयर की स्पेसिफिक चीजें हैं और इसलिए परेशान होते। श्रेय सात्विक होता है, पर उसमें भी बलिदान प्रतिष्ठा के कारण कई बार हमने पता है सत्व गुण भी जो बांधता है कि मेरा नाम हो। प्रेय में लाभ का मोह होता है, श्रेय में सेवा का मोह होता है। प्रेय इमीडिएटली अट्रैक्टिव होता है, श्रेय अल्टीमेटली अट्रैक्टिव होगा। प्रेय है फ्रीडम ऑफ सेंसेस, अपनी इंद्रियों के पीछे भागते जाओ, जो इंद्रियां चाहे वो करो, टेस्ट, लिसन, सी, आंखों में वो देखो जो आपको पसंद आ रहा है, भले बिल्कुल यूजलेस ही चीज हो, रील को यूं करते रहे। फ्रीडम ऑफ सेंसेस, इनके सेंस मुक्त है, मन का कोई कंट्रोल ही नहीं। श्रेय फ्रीडम फ्रॉम सेंसेस, ये सेंसेस से स्वतंत्र है, इनके सेंसेस स्वतंत्र नहीं है। प्रेय वॉरफेयर की तरफ ले जाता है, अंदर भी लड़ाई चलती रहती है अपने, जब जीवन में कुछ विशेष नहीं हो पाता, जब जितना कमाया इकट्ठा किया एकदम से बह जाता है, तब लगता है, जब कोई अपना चला जाता है तो एक अंदर स्ट्रगल चालू हो जाती है। ये दुनिया में जितने युद्ध होते हैं, प्रेय वाले ही युद्ध भी करते हैं, बाहर भी यही युद्ध करते हैं। श्रेय वेलफेयर का पास रास्ता है, कल्याण का रास्ता। प्रेयर डिक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं उसमें, पहले बार जितना अच्छा लगता है अगली बार उससे कम अच्छा लगता है, फिर और कम अच्छा लगता है। पहली बार आइसक्रीम इतनी टेस्टी लगती है, फिर एक और खा लूं अच्छी लगी, दूसरी उतनी टेस्टी नहीं लगेगी। श्रेय इंक्रीजिंग रिटर्न्स, जैसे जैसे आप और अध्ययन करेंगे और शास्त्र पढ़े, आप इसमें डूबे रहेंगे, आपको और अच्छा लगे और प्रसन्नता आपकी बढ़ेगी। प्रेयर की सिंथेटिक हैप्पीनेस होती है, सामयिक होती, चीजें मन की हुई तो खुश, नहीं तो दुखी। श्रेय की ऑथेंटिक हैप्पीनेस होती, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो प्रभु इच्छा। प्रेयर फास्ट राइज करते हैं, फास्ट फॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तत्काल चीजों को पाने में विश्वास रखते हैं। श्रेय कंटिन्यूअसली राइज करते हैं, ये फॉल नहीं करते। प्रेयर में हो सकता है आउटर ग्लिटर हो, बड़ी बड़ी कारें दिखें, बाहर से चमक दिख सकती है आप, पर श्रेय में इनर स्ट्रेंथ होती है, अंदर से आदमी मजबूत होता है, प्रसन्न रहता है। प्रेयर आपको लक्ष्य की तरफ नहीं ले जाएगा जीवन के, श्रेय आपको जीवन की लक्ष्य की ओर ले जाएगा। तो प्रेयर है ब्लू पिल, वो जो मॉर्फियस ने दी, खा लीजिए और चलने दीजिए। हर सप्ताह ये सेशन अटेंड कीजिए और उसके बाद इस सेशन पे बिल्कुल विचार मत कीजिए और जीवन जैसा जी रहे हैं वैसे ही जीने दीजिए। ये है ब्लू पिल। श्रेय ये है, हर सप्ताह ये सेशन अटेंड कीजिए, उसके नोट्स बनाइए, उसमें से जो व्यवहार में अपनाने योग्य लगे उन पर मंथन कीजिए और अंततः उनको व्यवहार में अपनाइए। ये हो गया श्रेय। ठीक, श्रवण मनन निधिध्यासन। तो आपने देखा, यम कह रहे हैं श्रेय और प्रेय अलग अलग है, पर बांधते दोनों हैं, उन्होंने ये भी कहा, हमने दोनों बात समझी। ठीक, पर और हमने ये भी समझा, यम ने कहा जो श्रेय को पालन करता है उसका कल्याण होता है, आपने देखा, पर जो प्रेय का पालन करता है उसका पतन हो जाता है, क्योंकि टेम्पररी में ही जीता है। ठीक, अब अगला मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र 2। अब यमराज आगे कह रहे हैं, श्रेय और प्रेय मनुष्य के पास आते हैं, ये दोनों आते हैं मनुष्य के पास। विवेकी या धीर पुरुष इन दोनों को भली भांति विचार कर अलग अलग कर लेता है। जो विवेकी पुरुष होता है वो इनको भली भांति विचार कर अलग अलग करता है। विवेकी पुरुष प्रेय की तुलना में, अपेक्षा में श्रेय का ही वर्ण करता है, किंतु मूढ़ पुरुष योगक्षेम के निमित्त प्रेय का वर्ण करते हैं। अब दो रास्ते तो थे, उन्होंने बताया दो तरह के व्यक्ति भी बनते हैं फिर इससे। श्रेय और प्रेय का जो रास्ता है उस अनुरूप दो तरह के व्यक्ति भी हैं। एक है धीर पुरुष, कौन है? जो श्रेय को पालन करते हैं। दूसरे हैं मूढ़ पुरुष, कौन है? जो प्रेय का पालन करते हैं। यहां पुरुष का तात्पर्य जेंडर से नहीं है, यह क्वालिफाइड बैच है। पुरुष का मतलब जीवात्मा, हम स्वयं। ठीक,
तो चार बातें यहां यमराज ने फिर कही कि श्रेय और प्रेय दोनों मनुष्य के सामने आते हैं। हर पल चॉइस आती है, हर पल चॉइस आती है। हम क्या चुनते हैं यह हर पल हमारे सामने आता है। धीर पुरुष भली भांति विचार करता है, अलग अलग करता है। पहला विचार करता है, दूसरा अलग अलग करता है, और तीसरा स्टेप क्या है, और श्रेय को चुन लेता है। मूर्ख पुरुष क्या करता है, चिंता करता है। पहला काम वो क्या करता है, चिंता करेगा। दूसरा काम योग क्षेम पे सोचेगा, मेरा फायदा क्या है, कहीं नुकसान ना हो जाए। सही गलत एक तरफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फायदा देखो। और प्रेय को चुन लेता है। थोड़ा समझे इसको। तो यमराज दो मार्गों पर चार तरह के व्यक्तित्व बता रहे हैं। कौन से चार व्यक्तित्व? तो चार तरह के लोग आज इस सेशन को भी अटेंड कर रहे हैं। वो चार तरह के लोग कौन से हैं जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं? टाइप 4 लोग वो हैं, टाइप 4 वो है जो ना तो श्रेय का पालन करते हैं जीवन में, ना प्रेय का पालन करते हैं। टाइप 4 ना श्रेय ना प्रेय, वो ऐसे काम कर रहे होते हैं जो ना तो उन्हें करने में मजा आ रहा है, ना ही वो काम सही है तो भी कर रहे हैं। चलिए जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, ऐसे काम कौन कौन से हो सकते हैं कि करने में मजा भी नहीं आ रहा और ना इससे मेरा कोई फायदा भी हो रहा है विशेष, तो भी मैं कर रहा हूं। जल्दी लिखिए चैट बॉक्स में, ऐसे कौन कौन से काम हम दिन भर में करते हैं, करने में कोई आनंद भी नहीं प्राप्त हो रहा, कोई ऐसा प्रिय हो लग रहा हो, ऐसा भी नहीं है। हाँ बिल्कुल सच बात है, गॉसिप कोई बहुत ज्यादा प्रिय लग रहा है, ऐसा भी नहीं है। और ना हमारा विकास ही हो रहा है। कई बार तो सर और दुख जाता है उसके बाद, कोई गॉसिप गलत दिशा में चली जाए तो। यस, राजनीति पे बात करना, भाई फला ये कर रहा है, ये वो ये कर रहा है, बिल्कुल सच आपने बात की। और लिखिए और लिखिए। हाँ बिल्कुल फालतू की न्यूज सुनना, बिल्कुल से सर बिना सिर पैर की न्यूज। अब एक एक पॉलिटिशियन ने कह दिया कि भाई उसने ये स्टेटमेंट दे दिया, फिर उसने माफी मांग ली, फिर उसने ये कह दिया। कितनी फालतू की बातें हैं ये। ना पढ़ के कोई आनंद आ रहा है, ना विकास हो रहा है। ये है टाइप 4। रील्स बिल्कुल ठीक बात है, फेसबुक बिल्कुल ठीक बात है। एक अगर 500 लोगों ने देखा है तो एक एक को जाके देखें किस किस ने देख लिया। ना तो विकास हो रहा है, हो सकता है थोड़ा प्रिय लगता भी हो, ठीक है। रील देखते रहना और सोच सोच के लिखते जाइए, इंस्टा लाइक्स। तो ये सब वो चीजें हैं। हाँ बार बार व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, और चेक करने के बाद पता पड़ रहा है बिल्कुल फालतू का, निहायत ही फालतू का था, पर फिर भी चेक करने में टाइम तो लगा लिया। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और बताइए, अनवांटेड मैसेजेस, फालतू के मेल आए रखे हैं मेल बॉक्स में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक, अब आप खुद अपनी लिस्ट बनाइए, आप कौन सी टाइप 4 एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फिर होते हैं टाइप 3 लोग। ये कौन होते हैं? ये प्रे तो करते हैं पर श्रेय नहीं करते। इनके लिए जिंदगी का फलसफा है यार, मजा आना चाहिए लाइफ, सही गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जिसमें मजा आ रहा है वो खाओ, जिसमें मजा आ रहा है वो करो, जिसमें मजा आ रहा है वो देखो, जिसमें मजा आ रहा है वहां जाओ। आप किसी के लिए जिम्मेदार नहीं हो, स्वच्छंद जीवन जियो, ठीक। हाँ सच बात है राखी, आपने सही कहा। टाइप 4 में कई बार ऐसे ही लोगों के घर चले जाना। अब वो एक अंकल ने बुलाया था उनकी शादी में, जिनसे 20 साल से मिले नहीं उन अंकल से, पर ना नहीं बोल पाया अब चले जाएं। ना तो आनंद आ रहा है, ना ही कोई पर्पस ऑफ लाइफ फुलफिल हो रहा है, ना ही कुछ फर्क ही पड़ रहा उन्हें, ना उन्होंने टाइम भी दिया, पर फिर भी चले गए। ये टाइप 4 है। हाँ आप टाइप 3 की बात करें फिर से, तो टाइप 3 क्या है? ऐसे कार्य करना जिसमें बस आनंद आए। एक ही फलसफा है जीवन का। वो कौन थे, एक प्रमुख उद्योगपति हैं जिनकी एक एयरलाइंस भी है। उन्होंने कहा देखो भाई, मैं तो मीठा खाता हूं और छक के खाता हूं, जब तक जिएंगे जो पसंद है वो खाएंगे, जिस दिन परमात्मा बुला लेगा उस दिन चले जाएंगे, ठीक। प्रेयर, जो प्रिय है वो करें। सो जल्दी लिखिए, आप कौन कौन से ऐसे काम करते हैं
जिसमें श्रेय से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस प्रेय होना चाहिए। ये सुबह उठ के घूमने न जाना भी इसमें शामिल है। ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक है। आप करते हैं, आप किसी को करते हुए देखते हैं, आप इन जनरल आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। शराब पीना बिल्कुल ठीक बात है, शरीर का हित नहीं है, पर फिर भी बिल्कुल ठीक बात है। बहुत ही फालतू की कोई नेटफ्लिक्स में सीरीज आ गई है, चूंकि आ गई है तो अब देखना हमारा परम कर्तव्य है, हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। वो मूवी, पूरी मूवी 3 घंटे के देखने के बाद एक दवाई ली कि मेरा सर दुख गया उस मूवी में, और ये विचार किया कितनी फालतू मूवी बनाते हैं, पर वो टाइम तो बर्बाद हो गया। सोशल मीडिया प्रेजेंस बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। स्लीपिंग जरूरत से ज्यादा, लिखते जाइए, ये सब चीज। टाइप 3। फिर आइए टाइप 2। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। टाइप 2, टाइप 2 वो लोग होते हैं जो श्रेय करते हैं, भले वो प्रेय ना हो। वो प्रेय हो ना हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो श्रेय करते हैं। ठीक, दे आर टाइप 2। यस, यू आर राइट। शरीर दुख रहा है, अभी थक गए हैं, पर सुबह घूमने जाना है तो जाना है, बात खत्म, पीरियड, कोई चर्चा नहीं इसमें। टाइप 2 पीपल एक्शन ओरिएंटेड, यस। वो क्या है, मैंने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, ये होते हैं टाइप 2। वो खुद की भी नहीं सुनते फिर जब उन्होंने एक बार कमिट कर दिया तो। ठीक, शरीर कहता है, उसेन बोल्ट कहते हैं, हमें बड़ी पसंद आती है उनकी वो बात। उसेन बोल्ट कहते हैं कि जब मैं दौड़ता हूं, प्रैक्टिस करता हूं, शरीर कहता है अब रुक जाओ, अब घर चलते हैं, बदन टूटता है, और उसेन बोल्ट कहते हैं पर सबसे जरूरी होता है आखिरी सेट आपकी कसरत का। वो सेट आपकी कसरत का सबसे जरूरी होता है जब आपकी इच्छा होती है अब बस। उसेन बोल्ट कहते हैं बस उसी बैरियर को तोड़ना है, जब शरीर निढाल हो जाए, बस एक आखिरी धक्का और लगा, दो और करके आइए। शरीर के निढाल होने पर रुकेंगे, बस दो और। उसेन बोल्ट कहते हैं इसी को इंप्रूवमेंट कहते हैं। उसेन बोल्ट का पूरा करियर ही 90 सेकंड का करियर था। 90 सेकंड का करियर सोच सकते हैं, क्योंकि वो 10 सेकंड की रेस उनका दौड़ते थे, 100 मीटर। 9 गोल्ड मेडल उन्होंने जीते हैं ओलंपिक में, तो 90 सेकंड में उनका पूरा करियर समाप्त है। और 9 साल तक फास्टेस्ट ऑन द प्लेनेट रहे, कैसे? वो टाइप 2 थे। शरीर टूटे तो टूटे। हम हमेशा कहते हैं थकान के बाद का पसीना बारिश के जल से ज्यादा शुद्ध होता है। जब थकने के बाद पसीना निकलता है, मेहनत के बाद। उसेन बोल्ट को स्कॉलिसिस था, इसके कारण उनका जो उल्टा पैर था सीधे पैर से 1 इंच छोटा था। आप सोचिए, दुनिया का सबसे तेज धावक, बाय बर्थ ऐसा हुआ, बाय बाय उनकी अपब्रिंगिंग या जो भी कुछ कह लें, तबीयत खराब होने के कारण 1 इंच छोटा उनका पैर रहा। उल्टे पैर से वो 12% लेस फोर्स पैदा कर पाते थे जब दौड़ते थे। उनकी एवरेज हाइट भी, एवरेज हाइट से ज्यादा थी। एवरेज हाइट दौड़ने वालों की, स्प्रिंटर्स की 6 फीट होती है, इनकी 6.5 फीट थी। तो क्या होता है, जब आप 100 मीटर दौड़ते हो तो आपको अपनी फुल स्पीड पे आने के लिए कुछ कदम तो लेने पड़ते हैं ना, फास्ट मोमेंटम में आने के लिए। और उनकी हाइट ज्यादा होने के कारण पैर लंबे थे, मोमेंटम में आते ही तो रेस ही खत्म हो जाएगी, आप अपना फुल पे आने से पहले ही रेस खत्म हो जाएगी। तो कोच ने कहा तुम 400 मीटर दौड़ा करो, ताकि थोड़ा मोमेंटम आ जाए लंबे लंबे पैरों से। फिर भी वो 100 मीटर दौड़े और उन्होंने दुनिया का इतिहास बना दिया। आज जमैका का नाम ही उन्हीं के कारण है। हम कहीं पढ़ रहे थे, हमें बड़ी पसंद आई वो बात, साबुन से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं, लिबास बदलते हैं। साबुन से नहाने वाले लिबास बदलते हैं, और पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। सो ये होते हैं टाइप 2 लोग, भिड़े रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, दे आर टाइप 2। अब टाइप 2 के बाद कम्स टाइप 1। टाइप 1 लोग कौन होते हैं? टाइप 1 लोग जो श्रेय और प्रेय दोनों होता है। इसका मतलब
जो सही है वही उन्हें प्रिय लगता है, उन्होंने ऐसी प्रोग्रामिंग कर ली अपनी। जो सही है वही प्रिय है, कोई झंझट नहीं, कोई अंदर का स्ट्रगल नहीं। उन्होंने इस कदर अपनी प्रोग्रामिंग कर ली है दैट वॉट एवर इज राइट वही उन्हें अच्छा लगता है। दूसरों को भले लगता होगा कि बड़ा बोरिंग चल रहा है, टाइप वन का मतलब जो सही है वही आपको पसंद आता है। आपकी मेंटल प्रोग्रामिंग ही ऐसी हो गई, आपकी हैबिट्स हेल्दी हो गई है, आपने हेल्दी हैबिट्स कर ली। अब आपको वो गलत आदतें बुलाती भी नहीं है, कोई सदाएं नहीं देती। टाइप वन, अब आप ऑटो मोड में सेट हो गए। यह है चौथा प्रकार का व्यक्ति। दूसरे को फिर भी स्ट्रगल करना पड़ता है, पहले का तो स्ट्रगल भी नहीं, सब एफर्टलेस होता है, सब एफर्टलेस होता है। उसकी प्रोग्रामिंग उसने अपने माइंड की ऐसी कर ली है कि अब वो सब कुछ एफर्टलेस चलता है। अगर आप हमसे पूछेंगे टाइप वन का कोई उदाहरण दें, तो हम जरूर इस बच्चे का उदाहरण दें। 8-9 साल का बच्चा, महार जाति में जो था, पैदा हुआ था, बोरी लेके स्कूल जाता था। भारत में छुआछूत जैसा रोग था, अपनी ही बोरी पे बैठना पड़ता था। परछाई तक पड़ जाए किसी अछूत की तो लोग भ्रष्ट हो जाते थे। सोचिए कितना मानसिक दिवालियापन था। अछूत को आवाज देके जाना पड़ता था सड़क पे से ताकि लोग हट जाएं। स्कूल में पानी नहीं पी सकता था वो बच्चा। क्लास में पूछा ऐसा क्या है जिसे आप देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते, तो उसने पानी का इशारा किया। क्वेश्चन भगवान के लिए था, उसने पानी का इशारा किया। एक बार गलती से उस बच्चे ने पी लिया, उसको खूब मारा गया। गार्डनिंग की रुचि थी, बकरियां चलाता था और खेलता था। संस्कृत टीचर ने संस्कृत पढ़ाने से मना कर दिया कि तुम्हें नहीं पढ़ाए। बैलगाड़ी से कहीं गए तो बैलगाड़ी वाले ने बैलगाड़ी के बैल की जगह इनको आगे लगाने का बोला कि आप बैलगाड़ी को भी धक्का दीजिए। इस सब बेइज्जती के साथ ही गुजरे। इसी दौरान इनके मन में प्रोग्रामिंग हो गई कि जो सही है वही करना है भाई, नहीं तो जीवन तो यूं ही बर्बाद है। जब उन्हें एक राजा के द्वारा स्कॉलरशिप मिली, तब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने गए। धन्य हो वो राजा, वो राजा सवर्ण था। इसका मतलब व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है, कौन इस कुरीति को माने कौन ना माने। सपोर्ट किया उन्होंने, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए। हम दंग रह गए जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। 8 साल की पढ़ाई उन्होंने लगभग 2.5 साल में कर ली, क्योंकि उनकी स्कॉलरशिप उतने समय की थी। उनको पता था जितना पढ़ सकता हूं पढ़ लूं, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। 2 साल 3 महीने में इतना उन्होंने पढ़ गए जितना कोई 8 साल में पढ़ता। उन्होंने एमए की डिग्री कई ले डाली। उन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए कर लिया, सोशियोलॉजी में कर लिया, उन्होंने हिस्ट्री पढ़ ली, फिलॉसफी पढ़ ली, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ ली, पॉलिटिक्स पढ़ ली। लोग बताते हैं 21 घंटे रोज पढ़ते थे। आप कल्पना कर सकते हैं, केवल 3-4 घंटे सोते थे, बाकी सोता और नित्य कर्म। बाकी पूरा जीवन उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एवर ग्रेटेस्ट स्टूडेंट्स में उनका नाम होता है। एलएलबी की पढ़ाई उन्होंने, लॉ पढ़ लिया, 11 भाषाएं सीखी, 64 सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तो दंग रह गए इनको पढ़ते हुए देख के। आपको पता है उन्हें कौन सी डिग्री दी उन्हें? आपने कई बार ऑनररी डॉक्टरेट सुनी ही होगी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चकित हो गया कि इनको डिग्री कौन सी दी जाए। इनको डिग्री दी गई डॉक्टर ऑफ ऑल साइंसेस। डॉक्टर ऑफ मैथ्स नहीं, पीएचडी किसी एक सब्जेक्ट में नहीं है उनकी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो इतना श्रेष्ठ स्कूल है, उनको डिग्री दी गई डॉक्टर ऑफ ऑल साइंसेस। और हमारी जानकारी के अनुसार ये दुनिया के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको ये डिग्री मिली। ये संभव नहीं है अगर आप अपने मन को खींचे उस तरफ। हाँ, ये टाइप वन ही कर सकता है, जो स्वतः उसी तरफ से। वो कहते थे कर्म में डूबे रहो, बाहर किसी से वैलिडेशन मत ढूंढो, अपने आप पे मेहनत करो। सिंसेरिटी इज द सम ऑफ ऑल मॉरल एक्टिविटीज। सिंसियर होना ही सब कुछ है, वो कहते थे। एक एक कदम आगे चलो। और वो मानते क्या थे?
एक बार उन्होंने कहा था, शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और क्या दहाड़ लगाई उन्होंने हिंदुस्तान लौट के। 50,000 किताबों की उनकी पर्सनल लाइब्रेरी थी, शायद ये दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी हो। संविधान समीक्षा के लिए जब आयोग बैठा बनाने के लिए, 3 साल में वो 40 देशों का संविधान पढ़ गए। इस धरती में संविधान के बारे में उनसे ज्यादा शायद ही कोई जानता हो। संविधान सभा को तो छोड़ दीजिए, ये वो कर सकता है। एक्सट्रीम एक्सीलेंस कब आता है? जब व्यक्ति टाइप 1 हो जाता है, एक्सट्रीम एक्सीलेंस। तो हमें क्या करना चाहिए? पहला लेसन फॉर लाइफ हमारे लिए क्या है? फर्स्ट, ब्रूसली का एक स्टेटमेंट है जिसको लेसन ऑफ लाइफ की तरह लिया जा सकता है। ब्रूसली कहते थे, इट इज नॉट डेली इंक्रीज बट डेली डिक्रीज। हैक अवे द अनएसेंशियल, देयर इज नो वेस्टेज एट द सोर्स। रोज डिक्रीज करते जाइए अपने डिस्ट्रैक्शन को। जो भी चीजें लाइफ में अनएसेंशियल है उसको हटाते चले जाइए। जब आप ऊपर पहुंचेंगे आप देखेंगे कोई वेस्टेज नहीं है, सोर्स पे कोई वेस्ट नहीं होता। धीरे धीरे वेस्टेज इकट्ठा होने लगता है। तो डेली डिक्रीज कीजिए, इंक्रीज नहीं। ब्रूसली कहते हैं डेली डिक्रीज। क्या? अनएसेंशियल। जो भी एसेंशियल नहीं है, आपने खाना खाया, अगली रोटी एसेंशियल नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक। आपने मूवी देखी, अगला एपिसोड आपने नेटफ्लिक्स अगला देखना अभी एसेंशियल नहीं है, छोड़ दीजिए। एसेंशियल जो नहीं है उसको हटाते चले जाइए। कपड़े खरीदे, एसेंशियल नहीं है, मत खरीदे। देखते जाएंगे आपका जीवन सधने लगेगा श्रेय की तरफ। माइकल एंजेलो कहते थे, जैसे मूर्तिकार करता क्या है? उस पूरे पत्थर पे से बेकार की चीजें हटा देता है, बची हुई मूर्ति ही तो है। बस ये करता है। दूसरा काम क्या करें? फिर से ब्रूसली से राय लेंगे। ब्रूसली कहते थे, नोइंग इज नॉट इनफ, यू मस्ट अप्लाई। हर सेशन से एक चीज लीजिए और 7 दिन उसको अप्लाई कीजिए जीवन। भले यही चीज लीजिए कि अप्लाई करूंगा कोई एक चीज। नोइंग इज नॉट इनफ, यू मस्ट अप्लाई। थर्ड, ब्रूसली कहते थे, विलिंगनेस इज नॉट इनफ, यू मस्ट डू इट। इच्छा होने से काम नहीं चलता यार, जिंदगी में करना पड़ता है। सोचो मत, करो। बार बार पेट पे हाथ मत फोड़ो, वजन फेरो, वजन बढ़ रहा है, डू इट। बार बार सर पे हाथ मत फेरो, सक्सेस नहीं आ रही, अगला अटेम्प्ट दीजिए। चौथा, हैव एन इंस्पायरिंग पर्पस ऑफ लाइफ। ऐसा एक पर्पस ऑफ लाइफ लीजिए जो इंस्पायरिंग। आज सुबह हम रात को करीबन 2 बजे सोए थे कल। आई एम टेलिंग यू, पर्पस कैसे इंस्पायर करता है। हम लगातार अभी पिछले 14 दिन से 7 राज्यों में ट्रेवल कर रहे थे। अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी, दिल्ली, यूपी, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सब जगह पढ़ा रहे थे और सब चीजों में। ये इतना इंस्पायर करता है पर्पस, अपने देश की विजडम को आगे प्रमोट करना। रात को 2 बजे आज का सेशन हमने तैयार कर रहे थे कि क्या बात करने वाले हैं कल। 4 बजे हमें सो के उठना था क्योंकि हमारी फ्लाइट थी चंडीगढ़ से इंदौर की। आपको जानकारी दें, चंडीगढ़ से इंदौर की 2 फ्लाइट्स होती हैं। हम आपको यह बताना चाह रहे हैं पर्पस कैसे इंस्पायर करता है। एक फ्लाइट तो डायरेक्ट फ्लाइट है जो वहां से चलती है करीबन 12 साढ़े 12 बजे या 1 बजे, और यहां 2:30 बजे इंदौर पहुंचा देती है। पर अगर हम 2:30 बजे इंदौर पहुंचते और अगर फ्लाइट जरा भी लेट होती तो हमारा सेशन मिस हो जाता। तो और अगर हम 12-1 बजे की फ्लाइट लेते तो हम आराम से सुबह टाइम से उठते, नाश्ता करते चंडीगढ़ में, बिना हड़बड़ किए हुए 1 बजे की फ्लाइट लेते, 2:30 बजे इंदौर पहुंचते। अगर आज का सेशन ना होता, आज संडे ना होता तो, और आराम से घर लौटते उज्जैन। पर आज का ये सेशन था तो हमें फ्लाइट लेनी पड़ी सुबह 6 बजे के लिए। उसके लिए 4 बजे उठ के 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी था। फिर वहां से हम लखनऊ गए, लखनऊ से हम वापस इंदौर आए तो 2 फ्लाइट लेनी पड़ी और हम इंदौर लैंड किए 11 बजे।
ताकि हम 12 बजे 12:30 बजे उज्जैन आ जाएं, थोड़ा अपने आप को उस ओरिएंटेशन में लेके आए ताकि ये सेशन ले सके। विकल्प आता ही नहीं है दिमाग में। जब पर्पस ऑफ लाइफ इंस्पायरिंग होता है, कोई विकल्प नहीं आता दिमाग में। अगर विकल्प आ रहा है, इसका मतलब अभी पर्पस ऑफ लाइफ इंस्पायरिंग नहीं है, स्वतः विकल्प समाप्त होंगे, ये इंडिकेटर है। तो ये 4 काम आप करें। तो नचिकेता को यम ने कहा कि जो लोग धीर पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं। धीर पुरुष है 1 और 2, टाइप 1 और 2 धीर पुरुष है, टाइप 3 और 4 मूढ़ पुरुष है, और सब में थोड़ा थोड़ा कंपोनेंट होता है। तो धीर पुरुष क्या करते हैं, जब भी सिचुएशन आती है, याद कीजिए यम क्या कह रहे हैं, श्रेय और प्रेय दोनों व्यक्तियों के सामने आते हैं, हम सबके सामने आते हैं, सिचुएशन के रूप में आते हैं। कोई भी सिचुएशन आई, अब चॉइस है ब्लू पिल या रेड पिल। तो जो धीर पुरुष होते हैं वो 3 काम करते हैं। पहला, चिंतन करते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं। फिर चिंतन करके डिस्क्रिमिनेट करते हैं, पहले सोचते हैं, फिर दूसरा स्टेज पृथक्करण करते हैं। पहला चिंतन, दूसरा पृथक्करण, और तीसरा श्रेय चुनाव, और फिर जो बेहतर है उसको चुन लेते। कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड चूजिंग द हायर। विचार करते हैं सही क्या है, दूरगामी असर किसके ज्यादा बेहतर होंगे, सबके हित में क्या चीजें हैं, मेरे साथ कोई ऐसा करे तो मुझे कैसा लगेगा। जीवन के इस मोड़ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस समय क्या है। मुझसे कोई राय देता तो मैं क्या राय देता इस स्थिति में। ये सब चीजों पे कंटेम्पलेट करते हैं, फिर चुनाव, फिर डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अब मेरे पास जो जो ऑप्शंस हैं उसमें बेहतर ऑप्शन क्या है, भले वो कठिन हो पर बेहतर ऑप्शन क्या है। और फिर उसमें से जो हायर ऑप्शन है, जो ग्रेटर ऑप्शन है, जिसमें अधिकतर का हित होता है, जिसमें दूरगामी परिणाम अच्छे होते हैं, जो धार्मिक होता है, जो सही करने योग्य होता है, वो उसको करते हैं। ये 3 काम आप भी कीजिए। यम कहते हैं ऐसे चुना जाता है। और जैसे चुना था कुंबले ने उस दिन खेल लेना, जैसे भगत सिंह ने चुना था फांसी को। हायर चुनिए, हर बार हायर चुनिए। जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहता है, आई कैन नॉट बी लेसर देन माई बेस्ट। हर चीज में आप किसी से बात कर रहे हैं, शुड बी द बेस्ट पॉसिबल कॉन्वर्सेशन। आप कोई कार्य कर रहे हैं, शुड बी द बेस्ट पॉसिबल वर्क, बी एट योर बेस्ट इन वॉट एवर यू डू। एंड जैसे ये हैबिट हो जाएगी, आप टाइप 1 हो जाएंगे। जब तक आपको प्रयास करना पड़ रहा है, आप टाइप 2 हैं, फिर भी आप धीर पुरुष, आप में धैर्य है। मूढ़ पुरुष क्या करता है, तो यम कहते हैं इनके पास भी सिचुएशंस आती हैं, ये चिंता करने लगते हैं, चिंतन नहीं करते। स्टेप 1 ये चिंता करते हैं, घबराते हैं उस सिचुएशन। स्टेप 2 चिंता करके योग और क्षेम का भय होता है, यम कहते हैं ये योग क्षय के कारण। और फिर स्टेप 3 ये प्रेय का चुनाव कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, घबराते हैं पहले, फिर योग। योग का मतलब जो मेरे पास नहीं है कुछ, उसको कैसे पालूं। झूठ बोल दूं तो ये मिल जाएगा, गलत कर दूं तो ये मिल जाएगा, छुपा लूं तो ये मिल जाएगा, कुछ मिल जाए, मुझे सम्मान मिल जाए, तो कुछ मिल जाए। इसीलिए ये लोग प्रेय चुन लेते हैं। शेम भी दूसरा भय का कारण है, कुछ खो ना जाए। मैंने सच बोल दिया तो मेरा मान खत्म हो जाएगा, मैंने ये चुन लिया, मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मेरा पद चला जाएगा। दुनिया भर के करप्शन इसी कारण तो होता है। हर तरह के करप्शन, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, हर तरह के करप्शन, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, हर तरह के करप्शन योगक्षेम के भय के कारण होता है। कृष्ण कहते हैं जीवन में, भगवत गीता में, कि अर्जुन योगक्षेम मैं देखूंगा, तू क्यों चिंता करता है। पर मूढ़ पुरुष स्वयं चिंता करता है, और चिंता तो जीवित व्यक्ति को जला देती है, तो इसीलिए दुखी रहते हैं। तो हमने देखा कि ये जो है
जो धीर पुरुष होते हैं, यम कह रहे हैं धीर पुरुष जो होते हैं वो हमेशा सही चुनाव करते हैं उस गिवन सिचुएशन, और जो अधीर होते हैं वो गलत चुनाव करते हैं। इस तरह से जब वो चुनाव करते हैं तो उनका जीवन भी वो कठिन करते हैं और दूसरों का भी करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की ये कविताएं हमारी वन ऑफ द फेवरेट कविता है, रश्मि रथी से। ये उन श्रेय को चूज करने वालों की कविता है जो हर हाल में बेहतर कठिन चूज करते हैं। दिनकर कहते हैं सच है विपत्ति जब आती है, जब भी सिचुएशंस आती हैं, यम कह रहे हैं सिचुएशन आती है आपके पास, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुशूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, मुख से ना कभी उफ कहते हैं संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं उद्योग निरत नित रहते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पानी पत्थर पानी बन जाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, वसुधा का नेता कौन हुआ भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। ये कौन थे जो लोगों ने ये सब किया? वो आगे कहते हैं जिसने ना कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते में हमें जगाते हैं। जब जब परेशानी आई है उन्होंने हमें जगाया है। वेकअप नियो, जब विघ्न सामने आते हैं सोते में हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झकझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। ये चुनौतियां हमें जगाती हैं। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। ये सब परेशानियां पौरुष के तो साधन होती हैं। जो श्रेय चुनता है, रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, विपदाएं दूध पिलाती हैं लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। तो चलिए अपने आप को लाक्षागृह में जलाते हैं। लाक्षागृह अपने कर्मों का, लाक्षागृह उन सारी विपत्तियों का, क्योंकि जो भी लाक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। आज के लिए इतना ही। एक क्विक रिवीजन लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। हमने देखा पहले मंत्र में यम ने कहा श्रेय भिन्न है और प्रेय भिन्न है, दोनों भिन्न प्रयोजन वाले हैं पर दोनों बांध लेते हैं। उन दोनों में से श्रेय का जो वर्ण करता है वो शुभ को प्राप्त करता है और जो प्रेय का वर्ण करता है उसका पतन हो जाता है। हमने जाना कि अर्थ काम और धर्म ये तीनों प्रेय प्रभावित होते हैं, पर जैसे जैसे आप धर्म आपका और शुद्ध होता जाता है वही धर्म श्रेय से प्रभावित होने लगता है और मोक्ष श्रेय से प्रभावित होता है। प्रेय जहां अभ्युत्थान की बात करता है, हर वो प्रेय जो धर्म आधारित है, हर वो काम और अर्थ जो आपका पुरुषार्थ जो धर्म आधारित है वो अभ्युत्थान करता है, सबका उदय करता है, सामाजिक उदय, जगत हिताय करता है। पर श्रेय निश्रेय की ओर ले जाता है, अमृत की ओर ले जाता है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि की ओर ले जाता है। हमने जाना श्रेय और प्रेय में अंतर की बांधते तो दोनों ही हैं। फिर हमने जाना कि यहां चार तरह के लोग हैं, यहां इन दो तरह के रास्तों के आधार पर। टाइप 4 जो ना श्रेय करते हैं ना जो प्रेय करते हैं। टाइप 3 जो श्रेय नहीं करते केवल प्रेय करते हैं, जो अच्छा लगता है वो करते हैं। टाइप 2 जो हर हाल में श्रेय करते हैं, प्रेय का ध्यान नहीं करते। अनुशासन अच्छा तो नहीं है पर सही है। अनुशासन सूरज की तरह होता है, तपन जरूर देता है पर ना होने पर सब खत्म हो जाएगा। और टाइप 1 जिनके पास वो गोल्डन हैबिट होती है,
कि उन्हें एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ता, वो वही पसंद करते हैं जो सही है, उनको वैसी आदत होती है, जैसे अम्बेडकर जी की हमने बात कही। और ये दोनों श्रेय और प्रेय परिस्थितियां बन के मनुष्य के सामने आती हैं। बार बार हमें मौका मिलता है चूज करने का, हर पल अभी भी है, आपने जो चुनाव किया है। जो तो धीर पुरुष, अब यही दो तरह के पुरुष हो जाएंगे। धीर पुरुष टाइप 1 और टाइप 2 है, मूढ़ पुरुष टाइप 3 और टाइप 4 है। धीर पुरुष 3 कार्य करते हैं। जब भी परिस्थिति आती है, पहला भली भांति विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। दूसरा पृथक्करण करते हैं, बेहतर क्या है, लोअर क्या है। और तीसरा श्रेय वृणीते, श्रेय को चुन लेते हैं, मंत्र कहता है। और मूढ़ पुरुष क्या करता है, चिंता करता है। और फिर चिंता के बाद स्टेज 2 भय करता है। उसको 2 कामनाओं के कारण। कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, एषः कामः, किस चीज की कामना, योग कुछ पालूं, क्षेम कुछ खो ना जाऊं। और इस भय के कारण प्रेय को चुन लेता है। ही चूजेस लोअर थिंग। प्रेय मंदो योग क्षेमात वृणीते, मंत्र कहता है। तो चलिए सब मिलके हम श्रेय चुने, डेली डिक्रीज करें। नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई। विलिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट डू, एंड हैव अ इंस्पायरिंग पर्पस ऑफ लाइफ। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।